जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे पॉलिटी एमसीक्यूज की जो क्लासेस चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी मतलब पॉलिटी को डिस्कस कर ही रहे हैं, करेंगे क्या। तो आज उसी की अगली क्लास डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज के माध्यम से चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। यानी कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, राज्यों के परस्पर विवाद, यानी दो राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं वो। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है कि जो कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तब उसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसकी सुनवाई कर सकता है। और दो राज्यों के बीच में भी अगर विवाद होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। पर मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका जो है कर सकता है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट दोनों इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो दोनों की अधिकारिता भी आती है। तो यानी पहले का ऑप्शन सी सही हो गया। फिर दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है, पहले ये देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा गया कि संविधान के अनुसार नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों की रक्षा है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। और इसीलिए इसको आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अभी देखिए केंद्र और ए और बी, जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है या राज्यों के आपसी विवाद है वो केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में होगा और ये इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है सुप्रीम कोर्ट के। फिर आइए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं, मिलान करना है। भारत के संविधान का लक्षण है, किस देश से इसको ग्रहण किया गया है। यानी कि मूल अधिकार को कहाँ से किया गया है? मूल अधिकार जो है सबको पता है यूएसए से किया गया है। तो यानी कि पहले का ए का दूसरा होगा यूएसए। फिर देखिए डीपीएसपी भी आप लोगों को पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो यानी ए का 2 और डी का 3, ए का 2 डी का 3, देखिए कौन से ऑप्शन में है। और आपात उपबंध की अगर बात करते हैं तो ये आपात उपबंध जो है लिया गया है ए का 2 डी का 3, ये देखिए तीसरे ऑप्शन पहले ऑप्शन में है। नहीं, गलत कर रहे हैं हम शायद। डी का 3, हाँ ये देखिए डी का 3 सी वाले ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में नहीं, सी वाले ऑप्शन में है। यानी ए का 2 यूएसए हो गया और डी का 3 आयरलैंड हो गया। फिर शासन की संसदीय प्रणाली यूके और आपात उपबंध जर्मन से लिया गया है। यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर संविधान सभा से संबंधित प्रश्न है, उसको देखते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। संविधान सभा जब बनी थी तब की बात हो रही है, तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, यह बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य करने के लिए कई समिति। तो क्या ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुदलीय निकाय, ये भी नहीं था। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। हाँ, समितियों के माध्यम से संविधान सभा का कार्य बांटा गया था। यानी इसका पहला और चौथा सही है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही है।
संविधान सभा टॉपिक जो है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आप लोग भी देखते होंगे कि उसमें वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथे प्रश्न का उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो सलाहकारी जो अधिकारिता होती है उसके विषय में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। सलाहकारी होता है तो जब आपकी इच्छा होगी तभी तो आप सलाह देंगे, यानी कि बाध्यकारी नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गलत। एलिमिनेट करिए, पहला यहाँ है, पहला यहाँ है। अब आइए, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। हाँ, ये तो सही है। तीसरा, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये बाध्यकारी नहीं होता है। तब 2 3 सही हो गया, तो ये 4 यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, पीपीटी से खोल के प्रश्न अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो पीपीटी मिलती है उसमें जो है आपको आंसर टिक नहीं करते हैं, तो इसका आपको जवाब खुद ढूंढना रहेगा। तो इसलिए आप लोग का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसके माध्यम से। तो 5वां प्रश्न पर आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्यों का नहीं, क्योंकि इसमें तो नॉमिनेट भी किए जाते हैं ना कुछ, तो इसलिए सभी तो यहाँ लग गए, तो इसलिए गलत हो जाएगा, तो ये गलत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इतना ये स्टेटमेंट तो सही है। अतः राज्यसभा को कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योग्यता होनी चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह बिल्कुल ये वाला, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, तब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री, मतलब कि ये जो 5 लोग दिए गए हैं इनमें से ये कौन से व्यक्ति ऐसे हैं कि जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने? बताना है कौन से लोग थे ऐसे। तो मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें से तो चंद्रशेखर हैं जो कि डायरेक्ट पीएम बने थे, बाकी तो और कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ये है चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन डी ये सही है। अब आइए 7वां प्रश्न। दिनेश गोस्वामी समिति, एक कमेटी बनाई गई थी, दिनेश गोस्वामी समिति, इसका संबंध किससे है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन के सुधार से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, चकमा के समस्या थे। इसका जो है सही जवाब कौन सा होगा? तो 7वें का बी होगा, यानी कि ये निर्वाचन के सुधार से संबंधित कमेटी थी, दिनेश गोस्वामी समिति। पूछा भी जाता है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना, यानी कि निर्वाचन की जब प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? तो जब सरकार के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट से सबसे पहले अधिसूचना जारी की जाती है, तब चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाती है उसी के माध्यम से, यानी सबसे पहले अधिसूचना जारी किया। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। फिर आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? यानी कि जो संघीय प्रस्ताव होता है, यानी जिससे संघीय ढांचे पर फर्क पड़ता है, उन्हीं पर आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति लेनी आवश्यक होती है। यानी देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति।
कौन सा है इसमें जो सही होगा? तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले जो है जो चुनाव मतलब वो संशोधन करना पड़ेगा, उस संविधानिक संशोधन, उसके लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो होगा उसमें जो है आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति आवश्यक है। फिर संसद में अगर राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित है तो उसमें भी है। सातवीं अनुसूची में अगर कोई भी सूची को सातवीं अनुसूची से संबंधित है उसमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि इसका जो है सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा। आज हमने 9 ही प्रश्न रखे हैं, तो इसीलिए आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे। बाकी आप लोग हमारे जो पीपीटी है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ भी आपको कंटेंट की बम्बारमेंट होगी, एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपके काम का कंटेंट होगा, तो आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो है हमारे चैनल को आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में जो कि शेयर नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।